चलिए दोस्तों, मैंने आपको पहले पार्ट में इंडियन हिस्ट्री का शुरुआत कर दिया था और उसमें मैंने आपको हिस्ट्री को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिवाइड कर दिया था और मैंने एंशिएंट पे चर्चा शुरू कर दी थी, जिसमें मैंने आपको बता चुका था कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ मैंने बताया था। उससे पहले बताया था कि इतिहास को जानने के लिए एक केंद्र बिंदु जो बनाया गया था, वो केंद्र बिंदु ईसा मसीह थे। तो आप लोग अगर पहले पार्ट को नहीं देखे हैं विजिट करके, तो आप विजिट करके पहले पार्ट को देख लेंगे। और अब मैं उससे आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। तो हम लोग आज सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, प्राचीन भारत के बारे में आज से जानना शुरू करते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत, अब इसके बारे में जानना है तो हमको पहले इसका सोर्स मालूम होना चाहिए। तो भारतीय इतिहास के स्रोत, इसे हम दो भागों में बांटते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है लिखित और दूसरा आता है अलिखित। तो भारतीय इतिहास के स्रोत को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए, पहला लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित में आता है आपका अभिलेख। लिखित में क्या आता है? अभिलेख। और उसमें भी अभिलेख को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ताड़पत्र या भोजपत्र पे लिखा गया पत्र, और दूसरा शिलालेख मतलब पत्थरों पे लिखा गया पत्र। अब हम लोग अभिलेख के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं कि अभिलेख के बारे में क्या कहा जाता है। अभिलेख को कैसे हम लोग जानते हैं, अभिलेख क्या है। तो उसमें पहला चीज़ है कि उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद कहलाता है। ये सब आपको अभिलेख में ही मिलेंगे। ये सारे चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा ही पढ़ पढ़ कर, यह सब अभिलेख में ही चर्चा किए गए हैं। पहला है उपनिषद, जो मैं बताया कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। दूसरा है अरण्य ग्रंथ। अरण्य ग्रंथ वनों में लिखा गया ग्रंथ जो होता है, जो वनों में लिखा गया ग्रंथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अरण्य ग्रंथ। जो वनों में लिखा गया ग्रंथ होता है उसको बोलते हैं हम लोग अरण्य ग्रंथ। फिर दूसरा मंडल, ठीक है। दूसरा मंडल के लेखक या रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। ये सब हम लोग उपनिषद में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा मंडल, अब वाजिब है कि 10 मंडलों की चर्चा की गई है ना, तो 10 मंडलों की जब चर्चा की गई है तो उसमें से यहाँ पे उसका पहला, उसका एक पॉइंट यहाँ पे आ गया है कि दूसरे मंडल के लेखक या रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। इसमें सविता या सावित्री के बारे में बतलाया गया है। सोम को वनस्पति का देवता कहा गया है। सोम को वनस्पति का देवता कहा गया है। सबसे नया मंडल 10वां मंडल है, क्योंकि हमारे पास 10 मंडल ही है। तो वाजिब है कि जो सबसे लास्ट का मंडल होगा वो नया होगा, सबसे नवीन होगा। तो सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। इसमें चातुर्य वर्णन की चर्चा की गई है। 10वें मंडल में चातुर्य वर्णन की चर्चा की गई है। आपको मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। धर्म, अब आप हम पूरा जहां धर्म को लेकर के हमेशा आपस में मतभेद, झगड़ा, मारा पीटी करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आखिर धर्म क्या है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट वही है धर्म के बारे में। तो धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य। धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य, मतलब जिस चीज़ को हम धारण कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम धारण कर सकते हैं वही क्या है? धर्म है। अब इसमें आगे का पॉइंट है अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य हैं। उनको हम कौटिल्य भी कहते हैं और उन्हीं को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जो आप लोग भली भांति जानते होंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि अभी सिंधु और झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के समीप, सॉरी, झेलम नदी के समीप है।
जो हमारा विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि अभी कहाँ है, सिंधु और झेलम नदी के समीप है। यहाँ हमारे वर्तमान सीएम, जो हमारे वर्तमान बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, वह वहाँ भ्रमण करने गए थे। ठीक है, तो तक्षशिला हमारे नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं प्रेजेंट के, वह वहाँ भ्रमण कर चुके हैं। आगे हम लोग आते हैं दोस्तों, राजतरंगिणी की चर्चा में कश्मीर को दिखलाया गया है। राजतरंगिणी एक किताब का नाम है। तो राजतरंगिणी का जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसकी चर्चा में कश्मीर को दिखलाया गया है और इसके लेखक कल्हण हैं। तो राजतरंगिणी की चर्चा में कश्मीर को दिखलाया गया है और इसके लेखक कल्हण हैं। हेलेना चंद्रगुप्त के पत्नी थी, जो कि शादी के समय साड़ी पहनकर ससुराल आई थी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना कि बीच बीच में कुछ कुछ जो हमारे सर हैं वो इम्पोर्टेंट नोट्स जो उनके माइंड में आया था ना, वह बीच बीच में लिखाते चले गए हैं। वही आपको भी मैं जब देख रहे हैं, आप जब देखिए कि ये थोड़ा सुन आपको लग रहा है कि थोड़ा आगे का चीज़ यहाँ बता दिया जा रहा है, तो वो बीच बीच में सर हम लोग क्या करते थे कि जो पॉइंट्स आता था ना मेरे माइंड में, तो उस चीज़ को वहाँ पे मतलब बता दिया करते थे। तो हम क्या किए थे कि उसको नोट वाइज वहीं पे मतलब लिख लिया करते थे। तो आपको मैं वही बता दे रहा हूँ, जो मेरे कॉपी में है मैं उसी से काम कर रहा हूँ। तो मुझे अब बीच में है तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग भी सीख जाइएगा, जान जाइएगा, और जानते होंगे तो अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रोचक और संयम के साथ सुनने वाला चीज़ है, क्योंकि बोरिंग फील कीजिएगा तो मतलब इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने बताया राजतरंगिणी की चर्चा में कश्मीर को दिखलाया गया है और इसके लेखक कल्हण है। हेलेना जो है चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था। तो हेलेना चंद्रगुप्त की पत्नी थी, जो कि शादी के समय साड़ी पहनकर ससुराल आई थी। लगातार उसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला पुरातात्विक अवशेष 1400 बीसी में एशिया माइनर में की गई थी। सबसे पहला पुरातात्विक अवशेष 1400 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 1400 साल पहले। तो सबसे पहला पुरातात्विक अवशेष 1400 बीसी में एशिया माइनर में की गई। अगला पॉइंट है दोस्तों, नसत्य को अश्विनी या प्राचीन काल के डॉक्टर कहते हैं। अब हम लोग अपने पॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं। नसत्य को अश्विनी या प्राचीन काल के डॉक्टर कहते थे। कलिंग में अशोक का शिलालेख मिला है। मतलब ये सारे पॉइंट्स ही हैं, सारे एग्जाम पॉइंट्स और भी सर हम लोग को जो है पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखवा दिए हैं बीच बीच में, क्योंकि बच्चा जब पढ़ेगा तो उसको पॉइंट वाइज पॉइंट एग्जाम का क्वेश्चन अगर वहाँ पे अटैच कर दे रहे हैं तो जोड़ दे रहे हैं, तो उससे फ़ायदा किसे होगा, हमें होगा फ़ायदा। आप लोग अगर सुनिएगा इस चीज़ को अच्छे से तो आपको फ़ायदा होगा। तो वही कह रहा है कि कलिंग में अशोक का शिलालेख मिला है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने पहला शिलालेख पढ़ने का कष्ट किया था। अब ये सब क्या है, सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने पहला शिलालेख पढ़ने का कष्ट किया था। उड़ीसा को उत्कल भी कहा जाता है। अब ये चीज़ अगर आप जानते होंगे पहले से तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से सीखेंगे नहीं सीखें, बस यही पॉइंट्स आपको इसी तरह से जानना है। तो ये सब चीज़ें कुछ बीच में पॉइंट थी जो मैंने आपको बता दिया। जैसे कलिंग में अशोक का शिलालेख मिला है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने पहला शिलालेख पढ़ने का कष्ट किया था, और उड़ीसा को हम लोग उत्कल भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने आगे के टॉपिक में। भारतीय इतिहास के मुख्यतः 3 स्रोत बताए गए हैं। भारतीय इतिहास के मुख्यतः 3 स्रोत बतलाए गए हैं। पहला है साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। तो हम लोग पहला साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं। तो साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, पहला धर्म ग्रंथ और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, तो अब हम लोग धर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को कहा गया है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ किसे कहा गया है, वेद को कहा गया है, जिसे एकजुट संकलन करने का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जाता है।
ठीक है। वेदों की संख्या 4 है, जो आप सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। हम लोग जाने कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसे एकजुट करने का मतलब संकलन करने का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को है। वेदों की संख्या 4 बतलाई गई है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। अब हम लोग पहला ऋग्वेद का चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें श्लोक यानी ऋचा का अध्ययन है। ऋग्वेद में श्लोक यानी ऋचा का अध्ययन है, अर्थात स्तुतियों का संग्रह है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 श्लोक यानी ऋचा है। देखिए कितना सिंपलेस्ट वे में आपको बतलाया जा रहा है, कितना सिंपलेस्ट वे में सर ने मुझे लिखवाया है, पढ़ाया है इस हिस्ट्री को, इस एंसेंट हिस्ट्री को। मज़ा आ गया एकदम, मतलब कि इंटरेस्टेड, जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है ना इसमें, उसी तरह से मतलब कि आपको और जैसे कि सीखने का मनोबल आप में बढ़ते जाएगा। तो बस उसी तरह से आप लोग पेशेंस रख के सुनते जाइए। और अगर आप पढ़े लिखे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। तो ऋग्वेद में श्लोक यानी ऋचा का अध्ययन किया गया है, अर्थात स्तुतियों का संग्रह है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 श्लोक यानी ऋचा है। इसके पाठ्यक्रम को धोत्री, ठीक है, इसके पाठ्यक्रम को, ये सब पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पाठ्यक्रम को, इसके पाठ्यकर्ता को धोत्री कहते हैं। यही क्वेश्चंस आपको बीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में आएगा, जो क्वेश्चंस अंदर से एकदम पूछता है एकदम कि ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या बोलते हैं जी, तो धोत्री कहते हैं। इसमें दूसरे एवं 7वें मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद में दूसरा मंडल और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, जबकि पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। तो 10वां मंडल किसमें है बाबू? तो 10वां मंडल आपको ऋग्वेद में है और पहला मंडल ऋग्वेद में है, ठीक है। तो शायद मंडलों की चर्चा ऋग्वेद में ही की गई है, सारे मंडल्स, 10 मंडल्स ऋग्वेद में ही है, ठीक है। तो देखिए अब जब मैं आपको बता रहा हूँ तो जो जो कन्फ्यूजन अगर मुझ में कुछ बच गया है ना, तो वो मुझे पढ़ने के दरमियान, आप लोग को बताने के दरमियान वो क्या हो जा रहा है, मैं भी उस चीज़ को समझ जा रहा हूँ अच्छे से। तो 10 मंडल का चर्चा ऋग्वेद में है, उसमें दूसरे मंडल और 7वें मंडल सबसे प्राचीन मंडल हैं, जबकि पहला एवं 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता अर्थात सावित्री या सविता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने किया था। 9वें मंडल में सोम देवता अर्थात वनस्पति के देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में पहली बार 4 वर्णों की चर्चा, जब अब हम लोग वर्ण 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 चिल्लाते फिरते हैं, वर्ण की चर्चा के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं कि आखिर वर्ण होता क्या है, जिसको हम लोग जात, उसमें भी बहुत सारे जातों में विभक्त कर दिए उस चीज़ को। तो उसी वर्ण की चर्चा 10वें मंडल में पहली बार की गई है, 4 वर्णों की चर्चा की गई है। इसमें पहले आते हैं ब्राह्मण, दूसरा आता है क्षत्रिय, तीसरा आता है वैश्य और चौथा आता है शूद्र। यह सूक्त अर्थात पुरुष सूक्त है। जो 10वां मंडल है, इस सूक्त को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुष सूक्त बोलते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अब ये भी क्वेश्चंस, ये कुछ कुछ चूंकि इसी तरह से पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आपको जो क्वेश्चन आएगा ना ऐसा ऐसा, वही बीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधे अटैक करता है आपको माइंड में, वही क्वेश्चंस वहाँ पर आता है। तो ऋग्वेद का उल्लेख आयुर्वेद में है, जिसके विद्वान धन्वंतरी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके विद्वान धन्वंतरी हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा की गई है, जिसमें पहला है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो आप लोगों ने देखा
कि ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम लोग आते हैं सामवेद के बारे में जानते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? गान होता है। सामवेद प्राचीन भारतीय संगीत का जनक है। सामवेद जो है प्राचीन भारतीय संगीत का क्या है? जनक है। इसमें मूलतः सूर्य के स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में आपको सूर्य के स्तुति के मंत्र मिलते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है दोस्तों? गंधर्व वेद है। इसके रचयिता भरत मुनि हैं। सामवेद के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ 25 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के अगर ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा की जाए तो कौन है? 25 ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम लोग चर्चा करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजु का अर्थ यज्ञ होता है। ठीक है, यजु का अर्थ जो है यज्ञ होता है। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद में आपको यज्ञ का चर्चा किया गया है। इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का चर्चा मिलता है, अर्थात कर्म कांड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह वेद अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद, यह वेद गद्य, कहानी एवं पद, कविता दोनों में मिलते हैं। मतलब यजुर्वेद आपको गद्य अर्थात कहानी के रूप में भी मिलेंगे और पद कविता के रूप में भी मिलते हैं। इसके उपवेद धनुर्वेद हैं। सारे वेदों के उपवेद का भी चर्चा है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऊपर से तो पूछने को रहा, वो तो पूछेगा एकदम अंदर से, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, फिर बिहार दरोगा का जो प्रीलिम्स होता है, वो सब में क्वेश्चन आपको ऊपर से बहुत कम दिखते हैं और नीचे से एकदम अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जो भी दिखेंगे वो अंदर से ही, मतलब कि डेप्थ में जाकर के आपको क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद हैं। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधर्वयु अ आधा धा हुआ बानु ऊपर री और या में हर्षवकार अधर्वयु कहते हैं। इसके 2 भाग हैं। मतलब यजुर्वेद के 2 भाग का चर्चा किया गया है। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। हम लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष यूं ही देखा करते हैं, सुना करते हैं उसके बारे में, बट उसका चर्चा यजुर्वेद में ही किया गया है कि पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो कि ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा ग्रंथ है। जो कि ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ये मेरा दूसरा पार्ट है, आप लोग इसको देखने से पहले पार्ट को देख लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने इस कोरोना महामारी में खुद को संभाले रखें, बचाए रखें। चलिए ठीक है।